हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2013 के इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सो उसका वेटेज आपको पता है, 1 मार्क का वेटेज रहता है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या बोला गया है। इफ A matrix of state space model of a seesaw linear LTI system is rank deficient. Okay, the transfer function of the system must have 4 ऑप्शन है। A pole with positive real part, B pole with negative real part, C pole with positive imaginary part and D pole at origin. So इसका हम अप्रोच कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हमें एक चीज पता है कि हमारा जो ए मैट्रिक्स होता है इसे हम कहते हैं सिस्टम मैट्रिक्स, है ना। कहाँ मैं स्टेट स्पेस के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब कि x डॉट टी इक्वल्स टू हम जो लिखते हैं ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू ऑफ टी के अंदर, है ना। और आउटपुट इक्वेशन y ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू सी एक्स ऑफ टी प्लस डी यू ऑफ टी। तो अगर ये स्टेट स्पेस इक्वेशन है ना, तो उसमें जो ये ए मैट्रिक्स है दिस रिप्रेजेंट्स द सिस्टम मैट्रिक्स। दूसरे मीनिंग में मैं कहूं तो अगर हम ए की आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब कि हम यूज करेंगे आइगन कमांड आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो वो हमें देंगे पोल्स, है ना, पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। सो अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि कोई भी सीसो लीनियर एलटीआई सिस्टम है वो रैंक डेफिशिएंट कब होता है। रैंक डेफिशिएंट मतलब क्या कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज A1 A2 A3 एंड A4 एंड फॉर एग्जांपल आई हैव द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो मेरे पास 2x2 का ए मैट्रिक्स होगा। अब मैं इसका रैंक फाइंड करूं, ठीक है, तो रैंक की कंडीशन क्या होती है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ इट इज नॉन जीरो, बराबर, तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है मतलब क्या, ये सिस्टम का जो रैंक है दैट इज 2, जितना इसका ऑर्डर है। बट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0, तो उसका मतलब है कि जो मेरा रैंक है विच इज लेस देन दी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऑर्डर है 2, बराबर, ये सिंपल कंडीशन आपको पता चल गई। अब मैं आपको एक इसका ब्रह्मास्त्र बताता हूं कि अगर हम लेट्स से ये जो ए मैट्रिक्स है उसका किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और हम उसको ए बार में कन्वर्ट करते हैं जो कि है एज अ फंक्शन ऑफ द आइगन वैल्यू। लेट्स से दिस इज λ1 0 0 λ2। ये ए बार को कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स, मतलब ए जो है उसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है, ए बार में, जहां पे हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसके डायगोनल कंपोनेंट होंगे, वो होंगे उसके आइगन वैल्यूज या तो उसके पोल्स। अब आप देखो, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, आप डिटर्मिनेंट ऑफ मोड ए फाइंड करो, तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा λ1 λ2। मतलब कि आपको ये याद रखना है या तो कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स का किसी भी मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, ठीक है, और उसको मैं आइगन वैल्यू फॉर्म में लाता हूं, ठीक है, इसका आप कंट्रोल सिस्टम्स में देखोगे तो वांडर वॉल मैट्रिक्स है, बहुत सारी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स है, ताकि आप उसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। दैट इज कॉल्ड डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं उसे, ताकि आपके डायगोनल में ये जो मिले वो आपको मिले आइगन वैल्यूज। अब आप क्लियरली बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो आपका ए बार होगा दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बराबर। तो अगर मैं ये इसको आगे लेके चलूं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू सम कांस्टेंट, ठीक है, ये कहानी होती है। सो अब देखो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो मैं ऐसे लिखूं तो वो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार डिवाइड बाय सम कांस्टेंट। अब आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिल रहा है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे केस में मिल रहा है λ1 λ2 बाय सी। अब आप मुझे ये जो कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, उसको इससे कोरिलेट करो कि कौन सी कंडीशन में ये रैंक डेफिशिएंट होगा। ये कंडीशन है दैट इज कॉल्ड रैंक डेफिशिएंट, मतलब उसका रैंक उसके ऑर्डर जितना नहीं होगा, उससे कम होगा, या तो रैंक 0 भी हो सकता है। तो ये कौन सी कंडीशन में होगा? एक ही कंडीशन है, या तो दोनों रूट्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, या तो दिस और λ2 एट 0। मतलब कि आप देखोगे तो हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी? दिस कंडीशन, पोल एट ओरिजिन। अगर उसके दो पोल में से कोई भी एक पोल ओरिजिन के ऊपर है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो स्टेट स्पेस मॉडल का जो ए मैट्रिक्स है वो रैंक डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप कंडीशंस चेक करो। पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट, पॉजिटिव रियल पार्ट है तो वो राइट हैंड साइड में होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा बट उसका रैंक तो मिलेगा ना। दूसरा है पोल विथ नेगेटिव रियल पार्ट, नेगेटिव रियल पार्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। एंड पोल विथ अ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, अब देखो पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या? पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या? इट हैज सम मैग्नीट्यूड, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सम रैंक, ठीक है, विच इज इक्वल टू द ऑर्डर। बट आप ये इफ यू चेक दिस ऑप्शन डी तो उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपको कोई फर्दर डाउट है जैसे कि कैनोनिकल फॉर्म में है या तो सिस्टम्स के ऊपर, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ओके दोस्तों, सो ये आपको एक ऑब्जर्वेशन से या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज 11th नंबर क्वेश्चन और ये भी 1 नंबर का है, 1 मार्क कंट्रीब्यूशन। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन द रिस्पॉन्स yt of the system given below to unit step input ut is। तो फ्रॉम इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हमें लेट से दिस u, अगर मैं बात करूं तो आपको इनपुट सिग्नल जो है u ऑफ s वो दिया है। क्या बोला गया है? यूनिट स्टेप, मतलब कि आपके पास है 1/s। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको y ऑफ t फाइंड करना है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस आपको y ऑफ s क्या मिलेगा? y ऑफ s होगा आपका, अगर मैं एज्यूम करूं कि ये मेरा सिस्टम है g ऑफ s, तो फ्रॉम दिस आपका जो y ऑफ s होगा वो होगा g ऑफ s इंटू u ऑफ s, राइट। सो व्हाट इज योर g ऑफ s? दैट इज 1/s इंटू व्हाट इज u ऑफ s? दैट इज अगेन 1/s। तो ये आपको मिला 1/s², तो ये आपको मिला y ऑफ s। तो आप अगर इसका लाप्लास इनवर्स लेते हो तो आपको y ऑफ t नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी इनिशियल कंडीशंस तो 0 है। तो आपको जो y ऑफ t मिलेगा वो क्या मिलेगा? t इंटू यू टी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से टी यू टी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? द ट्रांसफर फंक्शन v2s by v1s ऑफ द सर्किट इज। ठीक है, सो इसको हम KVL KCL से भी सॉल्व कर सकते हैं, सर्किट मेथड से, या तो ट्रांसफॉर्म इंपीडेंस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पूछा गया है ट्रांसफर फंक्शन, मतलब कि आपको पता है कि जब हम ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस करते हैं तो अगर कैपेसिटर है तो उसका जो VC 0 होता है, इनिशियल कंडीशन ना, कैपेसिटर वोल्टेज, हम उसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम कैपेसिटर वोल्टेज 0 लेते हैं एंड इफ वी एज्यूम के द इम्पीडेंस observed by this capacitor, let's say this is Z1 of S, and the total impedance offered by this series RC network is Z2S, तो आप वोल्टेज डिवाइडर यूज कर सकते हो ना, क्योंकि आप अगर ये सिस्टम को रिप्रेजेंट करोगे इम्पीडेंस फॉर्म में तो ये इस तरह से आपको मिलेगा, है ना। यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सर्किट, हाफ टी काइंड ऑफ सर्किट। तो ये आपको मिलेगा Z1s, ये आपको मिलेगा Z2 ऑफ S,
लेट्स एज्यूम दिस इज योर V1 ऑफ S एंड यहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए, दिस इज योर V2 ऑफ S. सो यू कैन अप्लाई वोल्टेज डिवाइडर वेरी वेल. तो आपको V2 ऑफ S क्या मिलेगा, दैट इज Z2 ऑफ S इंटू V1 ऑफ S divided by total impedance, that is Z1 of S plus Z2 of S, right? So from this आपको ये जो रेशियो मिलेगा जो पूछा गया है V2 of S अपॉन V1 of S, ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा Z2 of S अपॉन Z1 of S प्लस Z2 of S, राइट? अब आपका एक ही काम बचा है कि आपको ये इंडिविजुअल जो इम्पीडेंस है वो फाइंड करने हैं. ठीक है, सो लेट्स फाइंड इट. तो आपको यहाँ पे Z1 ऑफ S क्या मिलेगा, हमें पता है कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है 1/CS. ठीक है, अब देखो ये दोनों कैपेसिटर सेम है तो मैं उसको C के फॉर्म में ही रखता हूँ, तो ये 1/CS होगा. और हमारा जो Z2 ऑफ S है वो क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज RC सर्किट, मतलब कि रजिस्टर का तो रजिस्टर और कैपेसिटर का 1/CS. तो आपको ये मिलेगा RCS प्लस 1 होल डिवाइड बाय CS. तो ये आपको मिला Z2 ऑफ S, राइट? नाउ इफ यू यूज Z1S एंड Z2S हियर इन दिस इक्वेशन, तो आपको ये जो ट्रांसफर रेशियो है इन S डोमेन या तो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या मिलेगा, Z2S इज RCS प्लस 1 अपॉन CS डिवाइड बाय Z1S प्लस Z2S, दिस इज 1/CS प्लस अगेन दिस इज RCS प्लस 1 बाय CS. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ये CS कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसका आप रेगुलर अगर LCM लोगे तो जो ये ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो RCS प्लस 1 रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, आप देखो RCS प्लस 1 प्लस 1 मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा RCS प्लस 2. तो ये आपको ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा. अब आपके पास चॉइस है, आप R और C की वैल्यू पुट आउट कर दो या तो फिर यहाँ से आप चेक कर लो, यहाँ पे प्लस 1 है RCS और नीचे प्लस 2 है. तो आप यू चेक दी ऑप्शन कौन सा आपको मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ना, D, समथिंग प्लस 1 समथिंग प्लस 2, राइट? ये मैच नहीं कर रहा है, 2 ऊपर है 1 नीचे है, ये भी मैच नहीं कर रहा है. डिफरेंस देखो, यहाँ से आप अगर 3 कॉमन लेते हो कहीं बोल सकते हैं तो ये होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन गेन है वो तो 1 है. ठीक है, सो ये भी नहीं होगा. एंड व्हाट अबाउट दिस, ये 0.5S, तो आपको ये आपका 2 बाहर तो आएगा तो ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, सो क्लियरली D इज द राइट ऑप्शन. अब हम चेक करते हैं व्हाट इज RC. सो देखो हमारे पास R जो है दैट इज 10⁴ ओम एंड जो C है दैट इज 10⁻100 माइक्रोफेराड, दैट 10⁻⁻4 फेराड है. तो आप RC करोगे तो आपको R इंटू C दैट इज द टाइम कॉन्स्टेंट, वो आपको क्या मिलेगा, 1 सेकेंड मिलेगा. नाउ चेक इट, यहाँ पे आप RC1 ले लो तो हो गया S+1/S+2. सो अगेन दिस इज ऑफ 1 मार्क. सो आप उसको और भी फास्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास दोनों ये सेम है तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो. ठीक है, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन, बॉडे प्लॉट वाला. तो क्या पूछा गया है, द बॉडे प्लॉट ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन G ऑफ S इज शोन इन द फिगर. ठीक है, बॉडे मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया है, फेज प्लॉट तो है नहीं. अब क्या आगे बोला गया है, द गेन 20 log GS इज 32 dB एंड -8 dB. ओके, गेन इज 32 dB एंड -8 dB एट 1 रेडियन पर सेकंड एंड 10 रेडियन पर सेकंड. तो आप देखो ये जो गेन दिया है दिस इज 32 एट 1 रेडियन पर सेकंड. ओके, एंड इट इज -8 dB. ये देखो दिस इज -8 एट 10 रेडियन पर सेकंड. द फेज इज नेगेटिव फॉर ऑल, नेगेटिव है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फेज नेगेटिव है मतलब कि सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा है 0 से, तभी तो आपका फेज नेगेटिव होगा थ्रू आउट. मतलब कि सिस्टम में मोस्ट ऑफ दी पोल्स का डोमिनेशन ज्यादा है.
देन जी ऑफ एस इज, तो कैसे करोगे? इट इज़ वेरी सिंपल। आपको अगर ये मैग्नीट्यूड है इन डीबी, तो वो आपको उसका फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है एट 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि आपको 20 लॉग ऑफ के दे के रखा है, तो 20 log k that is 32. So from this what you can find? You can find the k. So k आपको जो मिलेगा that will be 39.8. तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल गई k की। अब आप देखो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये जो है टोटल डिस्टेंस दिस इज 32 माइनस माइनस 8 मतलब 40। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके ये पॉइंट तक दिस इज 40, ठीक है। एंड ये 1 से 10 जा रहा है, मतलब कि एक डिकेड तक का है, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ का जो ये स्लोप है वो मिल रहा है डाउनवर्ड्स है, तो जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। कितना है? -40 बाय कितना डिकेड? 1 डिकेड, तो -40 dB पर डिकेड। सो इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि जो हमारा g ऑफ s होगा ट्रांसफर फंक्शन, वो किस टाइप का होगा? यहाँ पे न्यूमरेटर में k होगा और यहाँ पे पहला ही स्लोप -40 dB पर डिकेड है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास पोलेट ओरिजिन होंगे 2। वी विल बी हैविंग 2 पोलेट ओरिजिन। सो k बाय s² टाइप का होगा। अब इसमें से हमारे पास k तो मिल गया हमें, व्हाट इज k? 39.8 डिवाइड बाय स्क्वायर, तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया दिस g ऑफ s। सो g ऑफ s इज 39.8 डिवाइड बाय s², ठीक है। सो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा इसमें से, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और ये भी 1 मार्क का है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्लोज लूप सिस्टम दिया है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। दी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ डीसी मोटर इज दिस। यस, तो ये डीसी मोटर का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। मैं इसको लिखता हूँ GO 10/1 + 10s, ठीक है। सो ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है G0s डीसी मोटर का। सो दिस इज द डीसी मोटर, ठीक है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए व्हेन कनेक्टेड इन फीडबैक एज शोन बिलो, मतलब कि हमारे पास पी कंट्रोलर बोल देता है, या तो ओपेम लगा दिया है ना, कुछ एम्पलीफायर लगा दिया है, पी कंट्रोलर। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ KA, जिसका गेन KA है, हम KP भी बोल सकते हैं, दैट विल रिड्यूस द टाइम कांस्टेंट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम बाय 100 टाइम्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। फिर से, तो अब हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या दिया है? अगर मैं सबस्क्रिप्ट ऐसे लिखता हूं τc, तो ये हो गया आपका क्लोज लूप टाइम कांस्टेंट, क्लोज लूप सिस्टम जो है उसका टाइम कांस्टेंट, राइट। और मैं ऐसा लिखता हूं TO, तो इसका मतलब है ओपन लूप सिस्टम का टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है कि हमें क्या करना है? हमें डिजाइन करना है ये KA, तो इसको कितना ट्यून करना है सच दैट हमारी सिस्टम फास्टर हो। कितनी फास्टर हो? देखो क्या बोला गया है, रिड्यूस द टाइम कांस्टेंट ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, मतलब क्लोज लूप सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट है बाय 100 टाइम, तो जो ओपन लूप सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट है उससे 100 टाइम्स लेस होना चाहिए। तो दिस इज द डिजाइन क्राइटेरिया। तो अब हमारे पास ये हमारा डिजाइन क्राइटेरिया आ गया, मतलब कि हमारा टारगेट आ गया। तो ये टारगेट हमें अचीव करना है, ठीक है। किस तरह से? बाय चेंजिंग दी KA। अब सबसे पहले तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है G0s, ठीक है, हम उसको जनरली ये फॉर्म में लिखते हैं K डिवाइड बाय τs + 1, है ना। इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म।
अगर ये ओपन लूप है तो आपको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ओपन लूप टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा t0 कितना मिलेगा 10 सेकेंड। तो देखो आपको पहले तो ये ओपन लूप टाइम कांस्टेंट मिल गया, ओपन लूप सिस्टम का टाइम कांस्टेंट ये है 10 सेकेंड। अब हमारा डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, जो भी क्लोज लूप सिस्टम हो उसका टाइम कांस्टेंट कितना होना चाहिए t0/100। मतलब ये 63.2% पहुंचने में 10 सेकंड लगाती थी, तो अब ये क्लोज लूप सिस्टम कितना लगाना चाहिए 10/100 मतलब कि 0.1 सेकेंड। देखो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि फीडबैक लगाने से सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट हो जाता है। तो अभी देखो ये जितना लेवल 10 सेकेंड में ओपन लूप में अचीव होता था वही लेवल 0.1 सेकेंड में अचीव हो रहा है। राइट, यहां तक क्लियर। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्लोज लूप सिस्टम का टाइम कांस्टेंट। तो अभी क्लोज लूप सिस्टम जो है जीसी ऑफ एस, इसको भी हम ये फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेट से ये जो गेन के मिलेगा वो केसी होगा एंड ये t0 की जगह टीसी एस प्लस 1 होगा। अगर हम ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो ये जो डिनोमिनेटर में जो ये मिलेगा टीसी एस प्लस 1, उसका जो एस का कोएफिशिएंट होगा वो हमारा क्लोज लूप टाइम कांस्टेंट होगा। राइट, सो अल्टीमेटली हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करें दैट इज कॉल्ड डेल्टा एस, कैसे मिलेगा 1 प्लस के ए इंटू G0s इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। अभी हमें इसके रूट्स या ऐसे तो फाइंड नहीं करना है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो इससे 0 से कंपेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें डेल्टा एस मिल गया। चलो करते हैं 1 प्लस, नाउ कीप के ए एज इट इज। व्हाट इज योर G0s? G0s इज 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 10s। तो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें यही इक्वेशन को, तो हमारा जो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ठीक है, लेट्स वी कैन टेक इट कंपेयर टू 0, वी कैन यूज दिस ऑल्सो। तो हमारा क्या हो जाएगा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 10s प्लस 1 प्लस 10ka दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। नाउ हमें समथिंग s प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो अगर मैं 10ka से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा s बाय ka हो जाएगा, या तो फिर सॉरी डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम ये फॉर्म में लिखे 10 दिस इज s प्लस ka प्लस 1, या तो फिर सॉरी हम डायरेक्टली यहाँ 10 से डिवाइड कर दे, या तो फिर पूरी चीज़ को 10k प्लस 1 से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10ka प्लस 1, ठीक है, विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप देखो कि हमें ये जो मिला ना, ये 10k प्लस 1, ये हमें मिला क्लोज लूप टाइम कांस्टेंट, बराबर। अब हमें क्लोज लूप टाइम कांस्टेंट कितना लाना है 0.1, ये लाना है 0.1। तो आपको अब क्या करना है, सिंपली आपका जो 10 डिवाइड बाय 10ka प्लस 1 है उसको 0.1 से कंपेयर कर दो, ये सामने मल्टीप्लाई कर दो, सो 10 इक्वल्स टू दिस इज ka प्लस दिस इज ka प्लस 0.1। तो फ्रॉम दिस आपको क्या मिलेगा कि a जो होगा दैट विल बी 10 माइनस 0.1। तो क्या मिलेगा आपको, जो k होगा आपका वो आप करोगे तो 9.9, राइट। सो दिस 9.9 मतलब दैट इज अगेन इक्वल्स टू 10। सो ka इक्वल्स टू 10 is the right answer. So here C is the right answer. ठीक है, मतलब कि आपको टाइम कांस्टेंट को 100 टाइम्स कम करना है, तो आपका जो k का गेन है, ठीक है, उसको आपको 10 लेना पड़ेगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। द सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर द सिस्टम इज गिवन बिलो। ओके, द ट्रांसफर फंक्शन दैट इज y ऑफ s बाई u ऑफ s फॉर दिस सिस्टम इज गिवन एज। तो हमारे पास सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो SFG है, सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है और दिस इज द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में दो इंटीग्रेटर है। दिस S इनवर्स वो क्या होता है 1/s, एंड 1/s मतलब के इंटीग्रेशन। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, दो मेथड्स है। एक तो हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, स्टेट वेरिएबल डिफाइन करके, या तो फिर हम यूज कर सकते हैं मेजन्स गेन फॉर्मूला। मुझे लगता है कि मेजन्स गेन फॉर्मूला से हम जाएंगे तो शायद थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, सो व्हाट इज मेजन्स गेन फॉर्मूला? सो मेजन्स गेन फॉर्मूला के हिसाब से जो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अप टू Pn डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ s। तो सबसे पहले हमें n मतलब के नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ फाइंड करने पड़ेंगे। सो अगर हम फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो कितने फॉरवर्ड पाथ हैं इनपुट से आउटपुट जाने के लिए? सो ये हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ है, दिस इज पाथ नंबर 1। ठीक है, पाथ 1। और दूसरा पाथ यहाँ से गए सीधे और ऊपर से बाय दिस वे, सो दिस इज पाथ 2। ठीक है, सो हमारे पास जो T ऑफ S मिलेगा दैट इज P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा। ठीक है, और हमें जो P1 मिलेगा दैट इज पाथ 1 गेन। सो वो क्या मिलेगा 1 इंटू S इनवर्स इंटू S इनवर्स इंटू 1 दैट इज 1/s स्क्वायर। सो दैट इज S रेज टू -2। और अगर P2 की बात करें तो P2 हमें क्या मिलेगा, ग्रीन वाला जो है पाथ, S इनवर्स इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज S इनवर्स। तो हमारे पास P1 मिल गया, P2 मिल गया। नाउ वी विल फाइंड द डेल्टा। ठीक है, सो डेल्टा इज व्हाट, उसके लिए हमें लूप गेन्स फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, सो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, जो पाथ है उसको, उसका अभी काम फिनिश हो गया है। सो पाथ के बाद अभी हम चेक करते हैं इसमें नंबर ऑफ सिंगल लूप्स कितनी है ना, और फिर टचिंग एंड नॉन टचिंग कितनी है। तो चलो लूप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये नोड पे तो कोई लूप नहीं बन रही, इसके ऊपर, अब ये नोड के ऊपर चेक करते हैं। ये नोड के ऊपर ये एक लूप बन रही है, राइट, ये नोड के ऊपर। तो उसका गेन हम लिख देते हैं, अगर हम उसे लूप 1 कहते हैं तो दैट इज S इनवर्स और फीडबैक में -2, मतलब कि उसका गेन हो गया 2S रेज टू -2, राइट। सो ये लूप 1 हो गया। अब हम लूप 2 की बात करें तो अब ये नोड के ऊपर फर्दर कोई लूप एग्जिस्ट नहीं है। नाउ वी विल सी दिस नोड। तो ये नोड के ऊपर हमारे पास आप देखो ये एक लूप है और ये ऊपर वाली 2 लूप है, मतलब कि अब हमारे पास लूप 2 एंड लूप 3 मिलेंगी, जिसके गेन्स क्या होंगे, ये लूप का गेन क्या होगा -4S रेज टू -1, और जो ये बड़ी वाली है उसका गेन क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 1 एंड -4 है, वो भी एक लूप ही है ना, तो उसका लूप गेन है -4। अब आप देखो ये पूरा कनेक्टेड है, तो इसमें आपको नॉन टचिंग लूप मिल रही है क्या? नो। ठीक है, सो देयर इज नो नॉन टचिंग लूप अवेलेबल। सो L1 L2 L3 ये सिंगल लूप्स है और नो नॉन टचिंग लूप, नॉन टचिंग लूप्स नहीं है, नो नॉन टचिंग लूप्स। तो क्लियरली हमारा जो डेल्टा मिलेगा डिटर्मिनेंट वो क्या मिलेगा 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3। क्लियर? तो अब फ्रॉम दिस आई कैन डायरेक्टली राइट डेल्टा S, क्योंकि ये S डोमेन में है, वो क्या मिलेगा 1 और ये सबका एडिशन। ये देखो सबके गेन्स माइनस है तो बाहर माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 4 प्लस 4S रेज टू -1 प्लस 2S रेज टू -2
तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 5 + 4 s⁻⁻1 + 2 s⁻⁻2। तो अगर मुझे s² ये फॉर्मेट में चाहिए तो ये मुझे डेल्टा ऑफ s क्या मिलेगा, 5s² + 4s + 2 राइट डिवाइड बाय s²। तो ये देखो आपका डिनोमिनेटर इज रेडी, तो आपको डेल्टा ऑफ s मिल गया, दैट इज योर डिनोमिनेटर ट्रांसफर फंक्शन का। तो अब आप चेक करो 5s², लेट मी अगेन चेक, 5 प्लस ये 4 है ना, (1 - L1) सो फ्रॉम दिस ये हमारा अब हम फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन मिल गए हैं, P1 इज s⁻² एंड P2 इज s⁻1। अब हम लूप्स की बात करते हैं, तो इसमें दिख रहा है कि हमारे पास 3 लूप है, ये लूप 1, ये लूप 2 और सरप्राइजिंग तीसरी लूप कहाँ है, यस दिस इज लूप 3। क्लियर। तो ये 3 लूप के गेन्स क्या है, लूप 1 गेन क्या मिलेगा हमें, बाहर की एक्सटर्नल लूप S इनवर्स इंटू -2, तो वो क्या मिलेगा, -2 s⁻², राइट। नाउ व्हाट इज लूप 2, मतलब कि लूप 2 का गेन क्या मिलेगा, अगर ये जो ग्रीन कलर से राउंड किया है s⁻² एंड -4, मतलब कि -4 s⁻1, राइट। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है फॉरवर्ड पाथ गेन, तो मैं उसको बॉक्स बना देता हूँ। सो ये हमें मिल गए 2 फॉरवर्ड पाथ और उसके पाथ गेन। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ सिंगल लूप्स एंड नॉन टचिंग लूप। सो यहाँ से देखने से क्लियरली एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि देयर आर नो नॉन टचिंग लूप्स। तो नॉन टचिंग लूप्स तो है ही नहीं, नॉन टचिंग लूप्स ये तो क्लियर है। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें हमें सिंगल लूप्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो गैस करो कितनी सिंगल लूप है। सबसे पहले ये नोड से शुरू करते हैं, तो ये नोड के ऊपर हमें, चलो फाइंड करते हैं 1 बाय 1। तो एक लूप ये मिल रही है, यहां से शुरू हुई, यहां पे टर्मिनेट हुई ये लूप। तो उसका अगर लूप गेन बोले L1, तो L1 क्या मिलेगा, s⁻1 और फीडबैक इज -2, तो दिस इज -2 s⁻², राइट। चलो ये मैंने डिनोट कर ली। अब यही नोड के ऊपर कोई दूसरी मिल रही है, यस सी दिस इज द सेकेंड लूप, जो यहां से शुरू हुई यहां पे टर्मिनेट हुई। तो इसका लूप गेन क्या मिलेगा आपको, s⁻1 फिर यहां से -2, सो दिस इज -2 s⁻1, ठीक है। सो अब मुझे लगता है कि ये नोड के ऊपर जो लूप्स मिलने वाली थी वो खत्म हो गई। नाउ ये नोड के ऊपर एट दिस नोड हमें कितने लूप्स मिल रहे हैं, देखो तो ये एक और ये जो बाहर वाला है दिस 2, मतलब कि और हमें 2 लूप्स मिलेगी L3 एंड L4, और हमारे पास नॉन टचिंग लूप्स तो है ही नहीं। सो L3 अगर हम छोटी लूप की बात करें नीचे वाली, तो वो क्या मिलेगा, L3 इज -4 s⁻1 एंड L4 ऊपर वाला वो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 1 इंटू -4, दैट इज -4। सो फ्रॉम दिस
what is your delta s? What is your delta s? It is clear 1 minus L1 plus L2 plus L3 plus L4. Why? Because there is no नॉन टचिंग लूप्स. तो चलो करो एडिशन. ये सारे लूप गेन्स माइनस है और बाहर भी कॉमन माइनस है, तो सबका एडिशन हो जाएगा 1 प्लस ये प्लस 4 है तो ये 5 हो जाएगा डायरेक्टली. 5 प्लस अब देखो क्या होगा 2 बाय एस स्क्वायर प्लस 2 बाय एस प्लस 4 बाय एस. तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो एस स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आएगा 5 एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 2 6 एस प्लस 2. सो दिस इज अवर डेल्टा ऑफ एस. ये हमें सिस्टम का डिटर्मिनेंट मिला 5 एस स्क्वायर प्लस 6 एस प्लस 2. सो इट इज कन्फर्म दैट आइदर दिस मे बी दी राइट ऑप्शन और दिस में भी राइट ऑप्शन, बट ये दो तो नहीं है. क्लियर? सो ये इतना एलिमिनेशन हुआ. अभी फर्दर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो वो कैसे मिलेगा? दैट इज P1 इंटू डेल्टा 1. नाउ व्हाट इज डेल्टा 1? अब आपको डेल्टा 1 फाइंड करना है तो जो फर्स्ट आपका फॉरवर्ड पाथ था वो निकाल दो सिस्टम में से. तो वो निकालने के बाद कोई लूप रहता है क्या? क्योंकि ये जो आपका पहला पाथ था अगर वो निकाल दोगे तो सारे नोड चले जाएंगे. सो आपके सिस्टम में कुछ बचेगा नहीं सिवाय 1. तो आपको डेल्टा 1 जो है वो 1 मिलेगा. सेम वे डेल्टा 2 वो भी आपको 1 मिलेगा. तो अल्टीमेटली आपका टी ऑफ एस जो है वो है P1 दैट इज एस रेस टू माइनस 2 प्लस एस रेस टू माइनस 1. उसको सिंपल लिखे तो 1 बाय एस प्लस 1 बाय एस स्क्वायर डिवाइड बाय ये तो यही फॉर्म में है 5 एस स्क्वायर प्लस 6 एस प्लस 2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर. सो इफ यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एस स्क्वायर तो आप देखो ये हमारा क्या होगा एस प्लस 1 राइट. और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 5 एस स्क्वायर plus 6s plus 2. So out of these two A is the right option. ठीक है, this is false. So ये काफी इंटरेस्टिंग था. अगर आपको जानना है कि ये स्टेट स्पेस से कैसे कर सकते हैं यूजिंग स्टेट वेरिएबल एजम्पशन तो आप नीचे कमेंट में हमें बताइए. ठीक है. सो ये आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है. सो ये स्पेशली प्रोसेस कंट्रोल से पूछा गया है जिगलर निकोलस मेथड से. ठीक है. सो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम क्या है वो देख लेते हैं. क्या पूछा गया? कंसीडर अ प्लांट विद द ट्रांसफर फंक्शन दिस. सो ये एक प्लांट है. ओके. 1/s+1 क्यूब थर्ड ऑर्डर प्लांट है. लेट KU एंड TU मतलब कि अल्टीमेट गेन एंड अल्टीमेट टाइम पीरियड corresponding to the frequency based closed loop Ziegler-Nicholas cycling method respectively. The Ziegler-Nicholas tuning rule for proportional controller is this. मतलब आपको जो ये proportional gain मिलेगा KP वो मिलेगा 0.5 into KU. ओके. तो आपको क्या पूछा गया है? The value of KU and TU respectively. मतलब आपको अल्टीमेट गेन फाइंड करना है और उसका अल्टीमेट टाइम पीरियड फाइंड करना है. ठीक है. और दूसरे में क्या पूछा गया है कि द गेन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन आउटपुट प्लांट आउटपुट एंड एडिटिव लोड डिस्टर्बेंस. ठीक है. मतलब प्लांट को आप डिस्टर्बेंस ऐड करते हो एट विच फ्रीक्वेंसी 2π/TU इन क्लोज लूप विथ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. ओके. सो सबसे पहले लेट से हम 52 नंबर के इक्वेशंस की बात करें तो हमारे पास दिया गया है g ऑफ s. वो हमारे पास है 1/s+1 होल क्यूब. ठीक है. अब व्हाट इज जिगलर निकोलस मेथड? तो जिगलर निकोलस मेथड में हम क्या करते हैं
तो हम सबसे पहले सिस्टम को ओपन लूप कर देते हैं और सिस्टम को इनपुट देते हैं साइनसोइडल सिग्नल या तो फिर कोई वेरिंग सिग्नल, ताकि हमें जो आउटपुट मिले वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेटेड आउटपुट मिले। ठीक है, मतलब कि सिस्टम का आउटपुट जो है वो कंटिन्यूअस ऑसिलेशंस मिले। तो कंटिन्यूअस ऑसिलेशन करने में हमें जो गेन मिलेगा, सिस्टम का गेन, ठीक है, वो ये पिक से हमें पता चल जाएगा सिस्टम का गेन जो कि होगा KU जितना, और यहाँ से इतना जो टाइम मिलेगा हमें वो हमें मिलेगा TU। सो ये बेसिक जिगलर निकोलस मेथड है। और आपको ये जो KU और TU मिलेगा उसके ऊपर से P, I and D उसके जो कॉन्स्टेंट्स है, कंट्रोलर गेन से, वो मिलेंगे। हालांकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है और वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अगर मैं बोलता हूँ दैट KP, तो उसका फॉर्मूला है KU/2, राइट। 0.5 KU मतलब कि KU/2। तो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कौन सा अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमारे कंट्रोल सिस्टम्स के जो फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। अब देखो, ये सिस्टम इज कंटिन्यूअसली ऑसिलेटरी। अब आप सोचो कि सिस्टम कंटिन्यूअसली ऑसिलेटरी होगी, ठीक है, मतलब कि सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगी। तो सिस्टम अगर मार्जिनल स्टेबल है तो उसका फेज मार्जिन तो जीरो होगा ना भाई। अगर फेज मार्जिन जीरो है तो आपको जो फेज है एट गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी है वो -180 नहीं मिलेगा, क्योंकि यू नो फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 + 5 एट गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के आगे बढ़ना है और सबसे पहले आपको S = j⍵GC लेना है। तो आपको ω/GC मिल जाएगा और ω = 2πf या तो ω = 2π/T, तो उसके हिसाब से आपको TU मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर इसको मैं ये फॉर्मूला से कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा G/j⍵GC, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/j⍵GC + 1 होल क्यूब। तो अगर मैं इसका फेज इक्वेशन फाइंड करूं, फेज इक्वेशन एट ω/GC, तो वो मुझे क्या मिलेगा? -3 tan इनवर्स ω/GC नहीं मिलेगा। अब ये तो है मेरे पास, फेज एंगल कितना होता है? -180। सो इफ आई कंपेयर दिस टू, मुझे ω/GC मिल जाएगा। व्हाट इज ω/GC? ω/GC इज इक्वल टू tan 60, है ना, 60 नहीं, ये 180/3 60, सो ω/GC इज tan 60, और tan 60 कितना होगा? tan 60 दैट इज √3। तो ये मुझे मिल गया ω/GC। अब आपको पता है ω/GC इक्वल्स टू 2π/T, कॉमन फॉर्मूला है ना। तो इसके ऊपर से जो मुझे अल्टीमेट पीरियड है TU, वो क्या मिलेगा? 2π/√3। तो अब आप देखो 52 में आपका TU 2π/√3 होगा, मतलब कि C हो सकता है या D हो सकता है। तो आपने 25% सॉल्व कर दिया, TU 2π/√3, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है। अब हमारे पास TU अवेलेबल है, दैट इज 2π/√3। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये जो फंडामेंटल है G/j⍵GC, वो हमारे पास कितना है? 1/1 + j⍵GC होल क्यूब। अब व्हाट इज ω/GC? दैट इज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, एंड कौन सी फ्रीक्वेंसी? जहां पे सिस्टम का गेन 1 होगा, राइट। सो अब आप बताओ KU कैसे फाइंड करेंगे? सो हम KU कैसे फाइंड करेंगे? अब हम इसको मल्टीप्लाई करें K के साथ, सो ये हो गया K × दिस, और इसका मतलब K मतलब हमारे केस में हमने उसको KP बोला है, ठीक है, बराबर ना? एम आई गोइंग राइट?
ओके, सो हमारा केपी इंटू सिस्टम, इसका गेन 1 कब होगा, तो आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। ओमेगा जीसी तो है आपके पास ऑलरेडी, तो इसका मैग्नीट्यूड का इक्वेशन क्या मिलेगा, केपी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस दिस इज ओमेगा जीसी होल स्क्वायर, ओमेगा जीसी स्क्वायर, और उसका भी क्यूब है यहाँ पे, इक्वल्स टू 1। बस यही एक चीज़ है। तो इसके ऊपर से आपको जो केपी मिलेगा, मैं केपी बोल रहा हूँ, केपी, क्योंकि देखो अब आपकी सिस्टम कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। आपके पास सिस्टम में प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है और सीरीज में हमारा सिस्टम है 1/s + 1 क्यूब, पता चला। इसीलिए मैंने टोटल सिस्टम जो है वो हो जाएगा केपी इंटू दिस। तो केपी क्या हो जाएगा, ओमेगा जीसी, ओमेगा जीसी कितना मिला हमें, ओमेगा जीसी मिला था ना, हमने देखा था, दैट इज √3। सो इसका वैल्यू यहां रखेंगे तो केपी क्या मिलेगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3, उसका स्क्वायर रूट और उसका क्यूब। तो आपको जो केपी मिलेगा वो मिलेगा 2⁻3। सो योर केपी इज 8। सो अब ये पॉइंट के ऊपर हमारा 50% ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो अब आप देखो सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि नो वेट, अभी हमें केपी मिला है, केपी, यस, और हमें क्या पूछा है, के यू, वेट, दिस इज 2⁻³ एम आई राइट। सो केपी इज 8, है ना, केपी इज 8। सो अगर मैं इस तरह से देखूं, सो ये के यू की जगह केपी नहीं होना चाहिए, के यू की जगह ये क्या होना चाहिए, केपी होना चाहिए। यस, लेट मी सी, केपी अपॉन √1 + ओमेगा जीसी स्क्वायर होल क्यूब। सो 1 + ओमेगा जीसी हमें √3 मिला था ना पहले, ये वो मैंने इरेज कर दिया, दैट वाज √3। यस, सो अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 मिलेगा, 4 उसका स्क्वायर रूट 2, सो केपी 8। यस, सो केपी मुझे 8 मिलेगा। सो फ्रॉम दिस, यस, देयर इज सम मे बी करेक्शन, केपी इज इक्वल टू 8। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें केपी इक्वल्स टू 0.5 KU, तो आपको जो KU है वो 16 मिलेगा। सो फ्रॉम दिस आप अगर KU पूछते हो तो वो तो आपको 16 मिलना चाहिए, KU जो है वो आपको 16 मिलना चाहिए। बट अगर हम इसको इस तरह से ले कि हम ये सिस्टम को जो मैग्नीट्यूड है वो KU है वो अप्लाई करते हैं ऑसिलेशन के लिए, तो हमारा यहाँ पे फिर KP की जगह KU हो जाएगा। सो इन दैट वे योर KU इज 8, ठीक है, इन दैट वे योर KU इज 8। सो अगर हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं कि अगर ओरिजिनल जो हमारा सिस्टम है उसको हम ऑसिलेट कराने के लिए जो ये स्टेप मैग्नीट्यूड है, अभी तो क्या है हमने कंट्रोलर यूज नहीं किया है, सॉरी। सो यस, इन दिस वे हमें इस तरह से ही जाना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे जो इनपुट लिया था उसका सिग्नल कितना दिया था, KU जितना, ताकि हम ऑसिलेशन कर पाए, क्योंकि ये जो डीसी सिस्टम है उसका तो गेन K है, डीसी गेन, ठीक है, 1 है। सो यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई किया KU से। यस, सो इन दैट वे your KU is 8. Okay, now we will see part 2. So let me erase this much. Part 2 का एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपको वापस कंट्रोल सिस्टम्स के कोर कॉन्सेप्ट्स में आना पड़ेगा। तो अब ये पार्ट 2 में क्या बोला गया है, एडिटिव लोड डिस्टर्बेंस है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2π/TU, ठीक है। मतलब कि समझो कि आपका जो ये सिस्टम था क्लोज लूप सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका
रेफरेंस सिग्नल होता है ना आर ऑफ टी। अब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा दिया है क्योंकि अब ये क्लोज लूप हो गया है। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है 1/s+1 होल क्यूब। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एडिटिव डिस्टर्बेंस है। एडिटिव मतलब कि सिस्टम के जो आउटपुट है उसमें डायरेक्टली ऐड हो रहा है। ये हो गया आपका डी ऑफ टी, और यहाँ से आपको तो पता है दिस इज द यूनिटी फीडबैक। सो ये सिनारियो है। तो ये सिनारियो में अब क्या पूछा गया है कि आपका ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन प्लांट आउटपुट एंड सिस्टम इनपुट। तो अभी आपके पास एक आउटपुट और दो इनपुट है। तो अगर मुझे इसको सीसो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर ऑफ टी को 0 कर देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे 0 करता हूं तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि अब मेरी सिस्टम कैसी दिखेगी। समझ लो कि ये 0 हो गया, तो ये चला गया यहां से। अब क्या हो गया कि ये समिंग पॉइंट तो चला गया, बट उसकी जो माइनस साइन थी वो यहां रहेगी। मतलब कि ये अगर माइनस साइन को मैं आगे शिफ्ट करूं तो ये यहां नहीं आ जाएगी माइनस साइन, और ये तो एडिटिव था प्लस, बराबर। तो अब इसको मैं रीड्रॉ करूं, इसको रीड्रॉ करूं तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डिस्टर्बेंस डी ऑफ टी, फिर ये समिंग पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव, और ये यहां से डायरेक्टली आउटपुट पकड़ लेगा। और जो फीडबैक है, अगर मैं इसको बोलता हूं जी ऑफ एस, तो फीडबैक में क्या आ जाएगा, के पी इंटू जी ऑफ एस नहीं आ जाएगा, और ये यहां से फीडबैक। तो फ्रॉम दिस, इफ दिस इज योर डी ऑफ एस, दिस इज योर वाई ऑफ एस, तो आप मुझे बताओ आपको वाई ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस क्या मिलेगा। वाई ऑफ एस बाई डी ऑफ एस क्या मिलेगा, 1/1 प्लस के पी इंटू जी ऑफ एस। ठीक है, अब जी ऑफ एस आपके पास कितना है देखो, तो दैट इज 1/s+1 होल क्यूब। आप अगर उसको एलसीएम लेते हो तो s+1 होल क्यूब ऊपर चला गया। अगर हम उसको ऐसे ही रखते हैं तो ये क्या होगा, 1/1 प्लस दिस इज के पी, एंड व्हाट इज जी ऑफ एस, जी ऑफ एस इज 1/s+1 उसका क्यूब। सो ये आपका हो गया, दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस ट्रांसफर फंक्शन, जो आपको पूछा गया था। दिस इज वाई ऑफ एस बाय डी ऑफ एस। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पूछी गई है। अब क्या बोला गया है, अब फ्रीक्वेंसी, इनपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नाउ गिवन फ्रीक्वेंसी f, that is 2π/tu। अब आपको पता है f is 2π/tu। सो पहले तो what is tu, ये हमने पहले फाइंड किया था, tu is 2π/√3। सो 2π, tu is 2π/√3। so 2π कैंसल, so your f is √3। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, f is √3। ठीक है, सो नाउ हियर f is √3। अब आपको क्या पूछा गया, इनपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी। आप देखो दिस इज द फंडामेंटल 2π/tu। नाउ 2π/tu को हमने डिनोट किया था किससे, ओमेगा से। आपको याद है ओमेगा जीसी, याद है 2π/tu। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। सो हम अगर इसको ही ओमेगा कहे तो वो हमारे पास √3 मिल गया। अब आपको क्या पूछा गया है, इसका गेन कितना होगा। तो आपको सिंपल s = j का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी ले लो। तो आपका अगर गेन फाइंड करना है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, y ऑफ s बाय d ऑफ s एट कौन सी फ्रीक्वेंसी, एट ओमेगा = √3। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ये तो 1 रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा,
इसका मैग्नीट्यूड आप अगर सॉल्व करोगे तो मैं थोड़ा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा ये भी क्लीन अप कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा पता चले। अगर कुछ आपको डाउट है, पता नहीं चला, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा। अब आपको सबसे पहले तो केपी भी जानना पड़ेगा। तो हमारे पास केपी का फॉर्मूला है, दैट इज 0.5 KU। तो KU इज 8, राइट। तो केपी मिलेगा हमें 4। तो केपी हमें 4 मिल गया, ये केपी 4 मिल गया। अब बेहतरीन चीज़ देखो, अगर आपके पास s+1 क्यूब है तो आपको क्या मिलेगा, इसका स्प्लिट करोगे तो s³ प्लस 3s² प्लस 3ab प्लस 3a² प्लस 3s प्लस 1 ये मिलेगा। अब आप समझो कि s इक्वल्स टू j ओमेगा GC ले लो फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो s इक्वल्स टू j ओमेगा लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस j मिलेगा आपको, माइनस j ओमेगा मिलेगा, j ओमेगा क्यूब मिलेगा, राइट। s इक्वल्स टू j ओमेगा लोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, -3 ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 3j ओमेगा। एम आई राइट, इतना मिलेगा। और यहाँ पे मिलेगा +1। अब आपके पास जो ओमेगा है √3, ठीक है। तो आप ओमेगा क्यूब करो तो वो क्या मिलेगा, 3√3 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3√3j। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर √3 का स्क्वायर, दैट इज 3 इटसेल्फ। तो ये -9 हो गया, प्लस ये कितना होगा, देखो तो 3√3j प्लस 1। तो आप देखो ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या बचा, -8। तो आपको ये मिला s+1 होल क्यूब एट ओमेगा GC इक्वल्स टू √3, बराबर। तो ये चीज़ को आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा आपको सॉल्यूशन, KP 4 है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ तो आपको y/s बाई d/s इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आपको y/s बाई d/s सिंपली क्या मिलेगा, 1/1 प्लस KP एंड व्हाट इज s+1 होल क्यूब, -8, मतलब कि KP बाय -8 मिला। सो दिस इज 1/1 माइनस KP मिला 4। सो ये क्या मिला, 1 - 1/2, ठीक है। सो व्हाट इज 1 - 1, दिस इज 1/2। तो ये आपको मिलेगा 2। तो आपको जो ये रेशियो मिला y/s बाई d/s एट √3 फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 2π/tu फ्रीक्वेंसी, 2π/tu फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2, ठीक है। सो हेंस D is 2 is the right answer। आई होप आपको मज़ा आया होगा और बीच में थोड़ी थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा इरेज करना पड़ा। सो आप थोड़ा समझ लेना और ख़ास करके एक बार वो स्टेट स्पेस वाला जो है वो आप एक बार चेक कर लेना कि वो +5 आ रहा है या +1 आ रहा है, ठीक है। सो जिस तरह से मैं हर बार कहता हूँ इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय डियर।